दिल्ली में पानी की किल्लत और गंदे पानी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने की कोशिश की। बताया गया कि गर्मी और उमस के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की दिक्कत है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सीएम के घर का घेराव करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर, प्लेकार्ड और सिर पर खाली मटके लिए इन लोगों का इरादा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने का था, लेकिन पहले से तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की जिद पर अड़े कांग्रेस के लोग नहीं माने और वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद जवानों ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया और फिर दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें यहाँ पर सिविल लाइन की है, जहाँ पर थोड़ी दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है और उसके बाहर ये तस्वीरें। थोड़ी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। दिल्ली की जनता के खाली मटके हैं, पानी की दिक्कतें हैं, गंदे पानी से लाखों लोगों को बीमारी हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। एक दूसरे रास्ते से उसके कई कार्यकर्ता केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लगाए गए कुछ बैरिकेड को भी उन लोगों ने तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के घर के पानी के कनेक्शन को ये काटेंगे, जिससे कि मुख्यमंत्री को आभास हो कि पानी के ना आने से क्या होता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही थी। कोरोना पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही इससे निपटने के लिए 4T फॉर्मूले पर भी जोर दिया। इस दिशा में स्ट्रेटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने बीजेपी समर्थकों की दुकानों पर जमकर तोड़फोड़ की। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में कुछ लोग एक दुकान में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इन लोगों ने दुकान में घुसकर वहां रखा सामान सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। एक आदमी मेज को सड़क पर पटक कर तोड़ता दिखा। ये लोग काफी देर तक तोड़फोड़ करते रहे। इस दौरान वहां काफी भीड़ भाड़ भी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर वहां रखी खाने पीने की चीजों को भी बर्बाद कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और जांच शुरू की। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की भी तैनाती करनी पड़ी। हरियाणा सरकार के आदेश पर करीब 3 महीने बाद कुछ नियमों के तहत स्कूल फिर खुल गए। हालांकि अभी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल जाकर पढ़ने की इजाजत दी गई है। लेकिन जब पहले दिन छात्र स्कूल पहुंचे तो इतने लंबे वक्त से सुनसान रहे स्कूलों की रौनक फिर लौट आई, जिसकी कुछ तस्वीरें गुरुग्राम के एक स्कूल से भी सामने आई, जिसके मेन गेट पर छात्रों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उससे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों ने प्रार्थना की। फासला बनाकर ही वो खड़े हुए। मुंह से मास्क तो किसी छात्र के हटा ही नहीं। छात्रों को क्लासरूम में भी फासले के नियम के तहत ही बिठाया गया। एक डेस्क पर एक छात्र। उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था की गई कि घर बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र भी हर एक विषय को आसानी से समझ सकें। इसके लिए वहां एक ट्राइपॉड और फोन के जरिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी ली गई। हालांकि जो छात्र लंबे अरसे बाद स्कूल पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स थी, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई के मसले पर छात्रों और टीचरों के सुर एक दूसरे से मेल खाते मिले। ऑफलाइन में वो सामने उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और सोल्यूशन निकल आता है। गुरुग्राम के ही एक सरकारी स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भी कोरोना नियमों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। स्कूल में घुसने से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत ही अंदर जाने दिया गया। इसी तरह के इंतजाम राज्य के दूसरे स्कूलों में भी देखे गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए। बताया गया कि मारे गए आतंकी हाल के दिनों में हुए कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। और जैसे ही खुफिया जानकारी मिली कि वो श्रीनगर के दानमार इलाके में एक मकान में छिपे हैं, सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ जवान उस मकान के नजदीक एक दूसरे मकान की छत पर दिखाई दिए। वहीं खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान उस मकान से आग की लपटें उठती नजर आईं।
लेकिन जवान मोर्चे पर डटे रहे और आतंकी वहां से न भाग पाए, इसलिए चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई। हालांकि आतंकियों को मारने से पहले उन्हें सरेंडर करने का मौका भी दिया गया। हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। यूपी के लखनऊ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां करंट की चपेट में आने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो सफाई कर्मी सुबह के वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से में लगे लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता दिखा। जैसे ही उसने गेट पर अपने दोनों हाथ रखे, वो झूलता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। उसकी ये हालत गेट में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से हुई। हादसे के वक्त उस रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी भी सामने खड़ा था, जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी डर गया। इसके बाद एक लड़का वहां आया और जमीन पर पड़े उस सफाई कर्मी को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे करंट का ऐसा झटका लगा कि वो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद करंट की चपेट में आए उस आदमी की मौत हो गई। जी प्यासा था, तो उसने सोचा कि बोतल उठा लें, बस बोतल उठाई, वो चपक गया यहाँ पर। इस हादसे के बाद कुछ लोग घटना वाली जगह पहुंच गए और मारे गए आदमी को मुआवजा देने की मांग करने लगे। बताया गया कि रात के अंधेरे में चोर ना घुसे, इसके लिए रेस्टोरेंट के मालिक ने लोहे के गेट में करंट दौड़ाया था। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में जुट गई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि बीते 24 घंटों में जम्मू के 6 अलग अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए, जिनमें एक ड्रोन तो जम्मू शहर के बीचों बीच मंडराता दिखा। वहीं सांबा सेक्टर में भी सेना के एक अहम ठिकाने के पास एक ड्रोन उड़ता नजर आया, जिसके बाद जवानों ने उस पर फायरिंग की तो वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसी तरह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसे हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके अलावा कठुआ में भी आसमान में एक ड्रोन दिखा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद से जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर 9 अगस्त को उपचुनाव होगा। ये सीट फरवरी में दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। वो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिहार के कटिहार में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया और वहां रखी काफी चीजें चुरा लीं। दिल्ली में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े शिलालेख बदलने पर अब सियासत शुरू हो गई। शिलालेख केंद्र सरकार की एजेंसी एएसआई ने बदले तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का मौका ढूंढ लिया। कांग्रेस सदैव यहाँ के इतिहास के साथ खेलती रही है। वह कभी भी नहीं चाहती कि यहाँ के नवयुवक यहाँ के इतिहास पर गर्व की अनुभूति कर सके। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर जरूरी मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। पेट्रोल डीजल की महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। वो बार बार महाराणा प्रताप की आड़ में खड़े होकर, महाराणा प्रताप को कोई बीजेपी की सुरक्षा की जरूरत है क्या? महाराणा प्रताप लड़े तब बीजेपी वाले तो ना लड़ रहे थे उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी की एक रैली का वीडियो वायरल होने पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसने ट्विटर पर एक दिन पहले हुई रैली का एक वीडियो भी शेयर किया। इस बीच आगरा में समाजवादी पार्टी के खिलाफ अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। इससे पहले हिंदू जागरण मंच नाम के एक संगठन ने भी समाजवादी पार्टी के विरोध में रैली निकाली। ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और समाजवादी पार्टी पर बैन लगाने की मांग करने लगे। समाजवादी पार्टी में बंद करो। इन लोगों ने वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ आगरा में एक रैली की थी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की जो रैली निकली थी, उसकी अगुवाई आगरा में पार्टी के अध्यक्ष वाजिद निसार ने की थी।
और अगले ही दिन इस रैली का वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वाजिद निसार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पैदल चलते दिखे। इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। लेकिन बीजेपी ने ये वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इस मामले में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे उसे बदनाम करने की साजिश ठहरा दिया। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बनाया कोई किसी ने बनाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जिनको पोलराइजेशन से फायदा होने वाला है। इससे पहले वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी के आगरा के अध्यक्ष वाजिद निसार ने खुद पुलिस से शिकायत की और मांग की कि जल्द से जल्द वीडियो की सच्चाई सामने लाई जाए ताकि दोषियों को सजा मिले। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसमें 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें पंकज नाम का एक शख्स भी शामिल है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप को गलत ठहराया। मैंने 24 भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें 5 नामजद और 20 लोग अज्ञात हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर सियासत गर्मा गई। हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने बंगाल में हत्या और रेप जैसी घटनाओं की जांच CBI से करवाने की सिफारिश की, जिसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर मानवाधिकार आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसे लेकर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। TMC को न सिर्फ इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उससे नाराजगी है, बल्कि ये भी सवाल उठा दिया है कि रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। यही वो रिपोर्ट है जो अब बंगाल में सियासत की जमीन में बदल गई है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो खून खराबा हुआ उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट तैयार हुई और ये गोपनीय रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी गई। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चलता है। भड़की ममता ने एक दिन पहले इस पर अपनी भड़ास निकाली और दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य संभालते ही बंगाल में सब कुछ ठीक हो गया। Instead of giving the report to court, they have already leaked all the reports to Human Rights Commission to outside. They should have respect their court. How they can disrespect? How they leaked all the news? What they have submitted in the court? जाहिर है रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जाने और इसके लीक होने का आरोप आयोग पर लगाया जाना NHRC को रास नहीं आया। 3 दिन बाद ममता बनर्जी जी का जो ये आरोप है ये अपने आप में खुद किसी न किसी तरीके से उनको संबंधित अवस्था में खड़ा कर देता है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। बीजेपी के नेता कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक बयान दे रहे हैं। आरोप ये है कि ममता सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद फजीहत से बचने के लिए बीजेपी के नेताओं पर बेसिर पैर के आरोप लगा रही है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी तो दिल्ली में भी पार्टी की तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाने साधे गए। और ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं एक व्यक्ति विशेष का राज है। हालांकि TMC का दावा है कि NHRC की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। तब আমি এটা বলবো যে হিউম্যান রাইটস কমিশন ফলস ফেব্রিকেটেড উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নামটা জড়িয়েছে। 2 दिन पहले मानवाधिकार आयोग ने हाई कोर्ट में अपनी 50 पन्नों की ये रिपोर्ट जमा की है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच CBI द्वारा कराई जाए। हाई कोर्ट के ही निर्देश पे मानवाधिकार आयोग ने जांच कर इस रिपोर्ट को सौंपा है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना है कि हाई कोर्ट इसे लेकर क्या कार्रवाई करता है। यूपी के आजमगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तालाब से मछली पकड़ने के मुद्दे पर 2 गुट आपस में भिड़ गए।
बताया गया कि इस मारपीट में 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। क्योंकि तालाब से मछली पकड़ने का मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने जमकर लाठियां चलाईं, जिससे जितना बन पाया उसने सामने वाले को उतना मारा। किसी ने कोहनी, किसी ने डंडे, तो कोई हाथों से ही अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहा। इससे पहले हाथों में लाठियां लेकर दोनों गुटों के लोग खड़े हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल दिखी। एक गोदी छू के दिखावा। हंगामा इतना बढ़ गया कि ये मामला पुलिस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। कुछ लोग उसमें दोनों पक्षों के घायल हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बताया गया इस हमले में जिन लोगों को चोटें आईं, उनमें 5 महिलाएं भी हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश कुछ लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। आसमान से बरस रहे पानी की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर राज्य के जालना से भी सामने आई। वहां नदी पार करते वक्त एक बुजुर्ग का पैर फिसल गया। नदी में पानी का बहाव तेज था और उसके सामने बुजुर्ग में खुद को संभाल पाने की ताकत कम। उनका पैर ऐसा फिसला कि वो पानी के साथ बहते हुए थोड़ी दूर पहुंच गए। वो तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें पानी में डूबते हुए देख लिया तो उनकी जान बच पाई। कम पानी था, मगर जब ये हुआ तो मेरा बूट का पाँव सटक गया और मैं पानी में गिर गया। कुछ इसी तरह के हालात बुल्डाना जिले में भी बन गए। वहां तेज बारिश की वजह से भोगावती नदी में पानी बढ़ गया, जिसके बाद उस पर बने पुल से गुजरना नामुमकिन दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर पुल है कहां। उसके दोनों तरफ लोग ही लोग इकट्ठा हो गए। उनके पास वहां से लौटने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। राजस्थान के जालोर में भारत माला प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एक किसान को एसडीएम ने लात मार दी। वहां के प्रतापपुरा गांव में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाला मुआवजा कम है, इसीलिए वो वहां निर्माण का काम रोकने पहुंचे और अधिकारियों से ही भिड़ गए। और इसी दौरान प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एक किसान को एसडीएम ने लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। एसडीएम ने जैसे ही किसान को लात मारी, वहां मौजूद दूसरे किसान भड़क गए और सरकारी अधिकारियों से लड़ने के मूड में आ गए। कई ने तो आसपास पड़ी लकड़ियों को ही अपना हथियार बना लिया। वहां मौजूद महिलाएं भी चीखने लगी। इस बीच जमीन पर गिरा किसान जैसे तैसे खड़ा हुआ। अधिकारियों से मारामारी करने पर उतारू किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने उन्हें कई बार धक्का दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उल्टा एक महिला ने तो पुलिस वाले को ही धक्का देकर वहां से हटाने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां ऐसे हालात बन गए मानो जंग चल रही हो। हार मानकर पुलिस वालों ने किसानों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वो एक किसान को धक्का देकर अपने साथ ले जाने लगी। ये देखते ही किसान और महिलाएं उनके पीछे दौड़ने लगे। एक महिला ने पुलिस वाले के हाथ से उसका डंडा छीना और उसे मारने दौड़ पड़ी, जिसके बाद वो वहां से भागने लगा। किसानों को शांत करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस बीच किसान को पैर से मारने वाले एसडीएम भूपेंद्र यादव की सफाई सामने आ गई। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने जो किया खुद को बचाने के लिए किया, कि उन्होंने मेरे ऊपर भी पुलिस वाले से एक लाठी छीन करके अटैक करने का प्रयास किया और एक मुक्का भी मेरी तरफ चलाया। मैंने बचाव में उनको दूर रखने के लिए और उसको पैर से किया कि भाई आप दूर रहिए। पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हुए हमले की जांच चीन अब खुद करेगा। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपने नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की जांच चीन ने खुद करने का फैसला लिया। 2 दिन पहले पाकिस्तान के कोहिस्तान में एक पावर प्रोजेक्ट के पास बस में धमाका हुआ था, जिसमें चीन के 9 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस धमाके के बाद पाकिस्तान ने पहले इसे हादसा बताकर मामले को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन असलियत सामने आने के बाद इमरान सरकार को कबूल करना पड़ा कि यह हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इन्हीं अलग अलग बयानों को देखते हुए चीन को उस पर भरोसा नहीं रहा और उसने साफ कह दिया कि बस धमाके की जांच के लिए वो अपनी एक टीम पाकिस्तान भेजेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर फैसला ले चुकी है। वहीं सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की खबरों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से पार्टी को नुकसान होगा। पंजाब का पंगा अभी बाकी है। सिद्धू और कैप्टन के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई या बिगड़ी हुई बात को बनाने की अभी भी कोशिश हो रही है। ये सवाल पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाए हुए है
आला कमान की मुश्किल ये है कि जब वो सिद्धू को मनाने के लिए कोई फैसला लेता है तो कैप्टन नाराज हो जाते हैं, और कैप्टन को मनाने के लिए कोई फैसला लेता है तो सिद्धू के बागी होने का डर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन पहले जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की खबर आई तो कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन कर नाराजगी जता दी। उसके बाद ही सिद्धू की सोनिया दरबार में पेशी हुई। क्रिकेट के धुरंधर बैट्समैन रहे नवजोत सिद्धू एक बार फिर पंजाब की पिच पर नई पारी शुरू करने के लिए 10 जनपद पहुंचे। पंजाब में उनकी सियासी ओपनिंग का किरदार यहीं से तय होना है। कैप्टन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सिद्धू इस मामले में पहली बार सोनिया के सामने पेश हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ, यानी बात हो गई है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए 10 जनपद पर क्या बात हुई और सिद्धू का क्या होगा, इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा, आपसे। सवाल यह है कि सिद्धू को लेकर तो सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी कथित तौर पर फैसला कर चुके थे, फिर अचानक उन्हें 10 जनपद क्यों बुलाया गया? जवाब है सिद्धू की साइलेंट बगावत का तेवर। 15 जुलाई को पंजाब में 2 अहम मीटिंग हुई। सूत्रों का दावा है कि जब नवजोत सिद्धू तक ये खबर पहुंची कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी का विरोध कर रहे हैं, तो सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपने समर्थक और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर 5 मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ मीटिंग की। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने फार्म हाउस पर मंत्रियों और विधायकों के साथ लंबी बैठक की। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच अपने अपने समर्थकों के साथ बैठकों का दौर चलने लगा तो दिल्ली तक हलचल दिखने लगी। हरीश रावत को सफाई देनी पड़ी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज सिद्धू के सिरमौर करने का फैसला अब तक नहीं हुआ है। इसके बाद 10 जनपद बुलाकर सिद्धू के मन की बात पूछी गई। गुरुवार दोपहर को इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग को फिलहाल रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने फार्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ये खबर जैसे ही अमरिंदर तक पहुंची वो नाराज हो गए और फोन कर सोनिया गांधी के सामने अपना विरोध दर्ज करा दिया। उसके बाद सिद्धू खेमे ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। जवाब में अमरिंदर ने भी अपने फार्म हाउस पर मंत्रियों और विधायकों के समर्थन का शक्ति प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि इस विवाद में अब और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। हुआ भी यही। सोनिया गांधी ने सिद्धू को 10 जनपद तलब किया और बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी कोई फैसला कर सकती है, लेकिन मुश्किल अभी भी वही है। कैप्टन चाहते हैं कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए, जबकि सिद्धू अध्यक्ष पद से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कोई किसी को मिलने जाता है, किसी के घर में जाता है, आप लोग कह देते हो कि वहाँ मीटिंग हो रही है, वो इधर गया, वो इधर गया। दोनों लीडर हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, जब कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं तो आप कह देते हो कि नहीं यार कोई गड़बड़ हो रही है। तो मेरे को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये परिवार का मसला है, और दिल्ली भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारा परिवार है, हम लोग बांट के इसको ठीक कर लेंगे। ये हमारे परिवार का मसला है, और जो हाईकमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगी। नहीं, आप सिद्धू साहब के साथ यार मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझो कि हाईकमांड जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर होगा। अगर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, अध्यक्ष का ले, कोई भी ले, तो कांग्रेस का हर वर्कर उसको मानेगा। पंजाब कांग्रेस को लेकर फैसला अब तक इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि आला कमान को मालूम है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां सिर्फ सत्ता का केंद्र ही नहीं है, बल्कि पार्टी के ज्यादातर नेता, मंत्री, विधायक और सांसद उनके साथ हैं। इसलिए उन्हें नाराज करके कोई फैसला करना लगभग नामुमकिन है। वहीं सिद्धू पार्टी का स्टार चेहरा तो हैं, लेकिन संख्या बल और संगठन के मामले में कैप्टन से काफी पीछे हैं। लेकिन मौका चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस छोटा या बड़ा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला फैसला नहीं लेना चाहती, उससे बचना चाहती है। लेकिन इस फैसले में जितनी देर होगी, पार्टी अंदरूनी तौर पर उतनी ही डैमेज होगी। चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। इससे विपक्ष को यह सवाल उठाने का मौका मिल रहा है कि अगर कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। कांग्रेस में नेतृत्व के संकट को लेकर भी विपक्ष को मुद्दा उठाने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर सिद्धू की बात नहीं मानी गई तो उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और संकट यह है कि अगर सिद्धू की बात मान ली गई
तो कैप्टन विद्रोही हो सकते हैं और पार्टी को नुकसान होगा। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के चक्कर में ही नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। उधर सिद्धू अध्यक्ष बने भी नहीं थे कि पंजाब में कई जगहों पर उनके अध्यक्ष बनने के बाद बधाई वाले पोस्टर लगने शुरू हो गए। यूरोप के देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर बीच सड़क पर चलता दिखा, या यूं कहें कि एक छोटी सी गाड़ी को भारी भरकम हेलीकॉप्टर को खींच कर ले जाना पड़ा। असल में इस हेलीकॉप्टर को रोमानिया में होने वाली एक मिलिट्री परेड में हिस्सा लेना है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से सड़क पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और गाड़ी के जरिए उसे सड़क से हटाया गया। लेकिन इससे पहले अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सड़क किनारे खड़ा नजर आया और अमेरिकी फौज के जवान उसमें आई खराबी पर माथापच्ची करते दिखे। हालांकि हेलीकॉप्टर की वजह से ट्रैफिक को रोका नहीं गया, वो भी सड़क पर खड़ा रहा और पास में गाड़ियां भी चलती रहीं। लेकिन जो भी वहां से गुजरा हेलीकॉप्टर को देखकर एक बार के लिए रुक गया। यहां तक कि आसपास के दफ्तरों में मौजूद लोग भी अपना काम छोड़कर हेलीकॉप्टर को देखते रहे। सुबह से शाम हो गई, सैनिकों ने हेलीकॉप्टर को धक्का मारकर भी देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। थक हार कर गाड़ी मंगवाई गई जो हेलीकॉप्टर को खींचते हुए अपने साथ ले गई। लोगों ने जिंदगी में पहली बार आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को बीच सड़क पर चलते देखा तो वो हैरत में पड़ गए और इस घटना का वीडियो बनाने लगे। यूपी के कानपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां करंट की चपेट में आने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो सफाई कर्मी सुबह के वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से में लगे लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता दिखा। जैसे ही उसने गेट पर अपने दोनों हाथ रखे वो झूलता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। उसकी ये हालत गेट में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से हुई। हादसे के वक्त उस रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी भी सामने खड़ा था जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी डर गया। इसके बाद एक लड़का वहां आया और जमीन पर पड़े उस सफाई कर्मी को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे करंट का ऐसा झटका लगा कि वो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद करंट की चपेट में आए उस आदमी की मौत हो गई। जी प्यासा था, उसने सोचा कि बोतल उठा लें, बस बोतल उठाई वो चपक गया यहाँ पर। इस हादसे के बाद कुछ लोग घटना वाली जगह पहुंच गए और मारे गए आदमी को मुआवजा देने की मांग करने लगे। बताया गया कि रात के अंधेरे में चोर ना घुसे, इसके लिए रेस्टोरेंट के मालिक ने लोहे के गेट में करंट दौड़ाया था। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। इस बार आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की खबर है कि T20 वर्ल्ड कप में इस बार भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप 2 में, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दोनों टीमों के बीच लीग स्टेज में तो एक मैच होगा ही, बल्कि अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं तो फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने की संभावना बन जाएगी। आईसीसी ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अभी 4 टीमों के नाम घोषित किए हैं, जबकि दोनों ही ग्रुप में कुल 6 टीमें होंगी। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और पिछली बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज है, और ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान है। दोनों ग्रुप में 2-2 टीमों की जगह खाली है। ये उन टीमों के लिए है जो क्वालिफायर राउंड में जीत दर्ज करेंगी। ऐसी 8 टीमें रेस में हैं जिन्हें ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, द नेदरलैंड्स और नामीबिया हैं, और इस ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम को ग्रुप 1 में भेजा जाएगा, जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप है, और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को भारत और पाकिस्तान वाले ग्रुप 2 में जगह मिलेगी। जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और ओमान है। इस ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम को भारत वाले ग्रुप में यानी ग्रुप 2 में जगह मिलेगी, और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को ग्रुप 1 में शामिल किया जाएगा। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टीका लगाने पर सुनवाई टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने की मांग की गई। इस पर केंद्र की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें बच्चों के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के अभी क्लिनिकल ट्रायल होने की जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर तक टाल दी। बिहार के दरभंगा में एक गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले को रौंद दिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया गया कि इस गाड़ी के जरिए वहां शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने कोरोना खतरे पर लोगों को फिर अलर्ट किया, साथ ही उन्हें अगले कुछ महीनों तक ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी। अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बकरीद पर गाय, बछड़ों और ऊंटों की कुर्बानी पर रोक लगा दी। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत यह कार्रवाई की।
हम ईडी को पूछताछ में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। ईरान के खुजिस्तान प्रांत में पानी की किल्लत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने खूब हंगामा किया। बताया गया कि इस प्रांत में सुन्नी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आरोप लगाया गया कि शिया समुदाय के दबदबे वाली ईरान सरकार वहां रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, जिसके विरोध में खुजिस्तान में रहने वाले कई लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पानी की किल्लत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रैली निकाली, लेकिन इलाके की पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस और उन लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। वहीं एक दूसरे इलाके में इस मुद्दे पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान सड़क के किनारे खड़े कई लोग इस रैली का समर्थन करते दिखाई दिए। खबर है कि कई जगहों पर हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचते ही राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों और यूपी निकाय चुनाव में हुई हिंसा के मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची, लेकिन एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर जाने के बजाय प्रियंका सीधा हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गईं और वहां मौजूद गांधी प्रतिमा के नीचे धरना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी को धरना देता देख कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कई दूसरे बड़े नेता भी वहीं धरने पर बैठ गए। प्रियंका करीब 3 घंटे तक वहां धरने पर बैठी रहीं और इस दौरान उन्होंने मौन व्रत रखकर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में हुई हिंसा पर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। हालांकि प्रियंका के इस दौरे को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा। जो तैयारी है वो देखा जाए, प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पर आई है और मौन व्रत धारण कर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। प्रियंका के इस धरने के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। सरकार ने भी उन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। भारत की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जाकर के दें, पंजाब में जाकर के दें। प्रियंका गांधी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, जहां वो संगठन के लोगों से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी। हरियाणा सरकार के आदेश पर करीब 3 महीने बाद कुछ नियमों के तहत स्कूल फिर खुल गए। हालांकि अभी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को ही स्कूल जाकर पढ़ने की इजाजत दी गई है। लेकिन जब पहले दिन छात्र स्कूल पहुंचे तो इतने लंबे वक्त से सुनसान रहे स्कूलों की रौनक फिर लौट आई, जिसकी कुछ तस्वीरें गुरुग्राम के एक स्कूल से भी सामने आई, जिसके मेन गेट पर छात्रों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उससे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों ने प्रार्थना की। फासला बनाकर ही वो खड़े हुए। मुंह से मास्क तो किसी छात्र के हटा ही नहीं। छात्रों को क्लासरूम में भी फासले के नियम के तहत ही बिठाया गया। एक डेस्क पर एक छात्र। उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था की गई कि घर बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र भी हर एक विषय को आसानी से समझ सकें। इसके लिए वहां एक ट्राइपॉड और फोन के जरिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी ली गई। हालांकि जो छात्र लंबे अरसे बाद स्कूल पहुंचे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स थी, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई के मसले पर छात्रों और टीचरों के सुर एक दूसरे से मेल खाते मिले। ऑफलाइन में वो सामने उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और सोल्यूशन निकल आता है। गुरुग्राम के ही एक सरकारी स्कूल से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें भी कोरोना नियमों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। स्कूल में घुसने से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत ही अंदर जाने दिया गया। इसी तरह के इंतजाम राज्य के दूसरे स्कूलों में भी देखे गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुआं धंसने से 7 लोगों की जान चली गई। हादसा विदिशा के गंजबा सौदा इलाके में एक गांव में हुआ, जहां एक बच्चा कुएं में पानी भरने गया और उसमें गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने गए कई लोग कुएं की दीवार गिरने से मौत के मुंह में समा गए। जिनका शव निकालने में राहत और बचाव में जुटी टीम को सुबह तक का समय लग गया। यह हादसा इतना भयानक था कि खुदाई करने वाली मशीन कई घंटों तक मिट्टी खोदती रही और हर शव को निकालने में प्रशासन को खूब पसीना बहाना पड़ा। इसकी ऑपरेशन तो अभी लगातार चलेगा। जो जेसीबी की मशीन है वो लगातार मिट्टी को बाहर कर रहे हैं। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। गांव के लोगों का कहना है कि एक दिन पहले शाम 6 बजे के करीब ये दुर्घटना हुई। एक महिला ने आंखों देखी बयां की। पानी भर रहे थे, वो लड़का घर पर, लड़का के पीछे सब कूदे,
कूदने का और आदमी की छत चली गई, सब रही चली गए वहाँ। उन्होंने आरोप लगाया कि जर्जर हो चुके कुएं की समय पर मरम्मत नहीं हुई थी, इसलिए लोगों की जान चली गई। फोटो खींच के लगा 8 दिन बाद काम लगेगा, लेकिन नहीं लगा। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के मकसद से नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक मेले और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एकेडमी का था और उसमें एक महिला पायलट समेत 2 पायलट थे। जर्मनी में बाढ़ का कहर जारी है। वहां बाढ़ और तूफान ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। वहीं कई जगह बड़े गड्ढे बने जिनमें पानी भर गया। जर्मनी में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 तक जा पहुंची है। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए अपनी 24 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। चोटिल कुशल परेरा की गैर मौजूदगी में दासुन शनाका को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। साथ ही धनंजय डी सिल्वा को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। दोनों टीमों के बीच 18 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। वहीं T20 सीरीज की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपनी गर्लफ्रेंड अजुम खान से मुंबई में मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी की है। यूपी के नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज ने पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में क्वालिफाई कर बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सुहास यतिराज उत्तर प्रदेश के 2007 बैच के IAS अफसर हैं। उन्होंने पैरा ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में क्वालिफाई किया है। सुहास गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं। सुहास पैरा बैडमिंटन के वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के गंजबा सौदा गांव में कुआं धंसने से हुई घटना में 7 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। साथ ही मरने वाले लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के धार में अंधविश्वास से भरा एक अनोखा मामला सामने आया, जब बारिश के इंतजार में बैठे लोगों ने रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए एक जिंदा इंसान को अर्थी पर लटा दिया और पूरे गाँव में उसकी शव यात्रा निकाल डाली। मुंबई के पास थाने के उल्लासनगर में 2 चोर एक घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को कुछ ही सेकंड में चुरा कर ले गए। दोनों चोरों की ये करतूत घर के बाहर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी बढ़ गई कि पास के एक मकान और दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रही आग को वक्त रहते बुझा लिया गया और जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में पहलवान सागर हत्याकांड में सुर्खियों में आए 2 गैंगस्टर में एक लॉरेंस बिश्नोई ने न्यूज 18 के कैमरे पर बड़ा दावा किया है। लॉरेंस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी और सुशील कुमार एक दूसरे को जानते हैं। लॉरेंस ने न्यूज 18 से बातचीत में और क्या बड़े दावे किए, ये भी आपको बताते हैं। तो न्यूज 18 इंडिया पर गैंगस्टर ने बयान दिया है और कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली में पहलवान सागर हत्याकांड में सुर्खियों में आए 2 गैंगस्टर में एक लॉरेंस बिश्नोई ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और लॉरेंस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी और सुशील कुमार एक दूसरे को जानते हैं। लॉरेंस ने यह भी बताया और आगे ये जानकारी दी कि काफी समय से उनकी मुलाकात होती थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे। बड़े दावे यहां पर लॉरेंस ने किए हैं। तो सागर हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस तब सुर्खियों में आया था और ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील मामले में आपका नाम सामने आया था, जो सागर धनकर हत्याकांड हुई थी। क्या किस तरह के रिश्ते हैं आपके? काले भाई की दोस्ती है जी सुशील से। आप सुशील से मिले हो? हाँ जी मिला, जेल में मिला। नहीं, सुशील पहलवान से कहाँ मिले आप? जेल में मिले थे। इससे पहले कैसे मुलाकात हुई है? दोस्ती जब हमसे बात होती रहती थी उसकी। तो जमीन कब्जा ले में सब में भी आपका रोल था कुछ? नहीं, काले भाई जठेड़ी की दोस्ती है, उनसे हमारी भी दोस्ती है। बड़े भाई सुशील से आपकी दोस्ती है? हाँ जी। तो देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई है जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात करी और कहा है कि सुशील से उनकी दोस्ती है और जाहिर तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं और मकोका में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करी थी। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई वो बंद है और जिस तरह से सागर धनकर हत्याकांड हुआ था उसमें सुशील पहलवान की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सामने आया था। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बात की है लॉरेंस बिश्नोई से और उसमें उसने कबूला है कि वो सुशील से जेल में भी मिला है और इसके अलावा
उसकी पहले से भी सुशील से मुलाकात थी और काला जखेड़ी के जरिए जो है वो ये मुलाकात हुई थी। न्यूज 18 से बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई काला जखेड़ी का नाम सामने आया। लॉरेंस पे मकोका भी लगाई गई है, बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए थे। आप वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, जोगिंदर जग्गू, राजू और काली, इन पांचों को जो है काला जखेड़ी के साथ में जो है इनका नाम जोड़ा गया और इनको जो है राजस्थान से लेके आए हैं प्रोडक्शन वारंट पे और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके ऊपर उनके ऊपर मकोका लगाई है। मकोका के अलावा इनके ऊपर 4 केस और जो है बनाए गए हैं। अभी केस इनिशियल स्टेज पे है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के आएगा उसके बाद इसके बारे में कोर्ट के सामने जो भी आएगा तो उसके ऊपर किया जाएगा विचार। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, आपने लॉरेंस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और चौंकाने वाली बात यह है कि गैंगस्टर काला जखेड़ी और सुशील कुमार एक दूसरे के दोस्त हैं। जी देखिए जसप्रीत, जिस तरह से सागर धनकर की छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हत्या हुई थी और उसमें सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया था, उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि काला जखेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और सुशील पहलवान का एक गठजोड़ है और छत्रसाल स्टेडियम में तमाम जो गैंगस्टर हैं वो वहां पर आते थे और उनकी मीटिंग होती थी, जमीन कब्जा दिलाना हो या डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त हो। आज कल न्यूज 18 के सामने एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को कबूला लॉरेंस बिश्नोई ने कि वो सुशील कुमार जो पहलवान है उन्हें जानता था और काला जखेड़ी के जरिए ये दोस्ती हुई थी। काला उनका बड़ा भाई है। तो एक तरीके से जो गैंगस्टर हैं जिनकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है वो किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के साथ गठजोड़ करते हैं, इसकी पूरी जो गवाही है वो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दी है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह तक दावा किया, हालांकि वो कितना सच्चा है कि जेल में उसकी सुशील से मुलाकात हुई है, ये गौर करने वाली बात है। बता दें कि मकोका में स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और दूसरे गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया था और फिलहाल उन्हें स्पेशल सेल ने तिहाड़ से पूछताछ के लिए लेके आई थी और उसके बाद कल वापिस जो है वो न्यायिक हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई को भेज दिया गया है। ठीक है आनंद।